Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SB Academy classes। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे S, P, D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। हमारे पास एट प्रेजेंट टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। 118 एलिमेंट्स को हमने कैसे एक पीरियोडिक टेबल में बांट रखा है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं आपके लिए एक रफ पीरियोडिक टेबल बना देती हूँ। आपने कल भी देखा था, मैंने कल के वीडियो लेक्चर में आपको दिखाई भी थी असली की पीरियोडिक टेबल, है ना। तो उसमें आपने देखा था वो कुछ इस तरीके से दिखती है। अब देखिए क्या है, एक्सट्रीम लेफ्ट में अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल के तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि जब भी आप एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे हमेशा आप स्मॉल लेटर्स को यूज करेंगे। ठीक है, आप कभी भी एस पी डी एफ के लिए कैपिटल लेटर्स यूज नहीं करेंगे। क्लियर है, कभी भी आपको कैपिटल लेटर यूज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये केमिस्ट्री में अलग चीज को सिंबलाइज करते हैं। अभी जो हम बात कर रहे हैं डिवीजन की, उसके लिए हम लोग स्मॉल लेटर एस पी डी एफ यूज करेंगे। ठीक है, कैपिटल आपको यूज नहीं करना है। क्लियर है इतनी बात? तो देखिए, जब हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो पीरियोडिक टेबल में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि टोटल कितने 18 ग्रुप्स होते हैं, 1 से लेके 2। ठीक है, ये जो 2 ग्रुप होते हैं ये एस ब्लॉक एलिमेंट बनाते हैं, जिनकी शुरुआत हम इन्हीं से करेंगे पढ़ते समय। फिर उसके बाद जब ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक की बात आती है तो यहां पर आते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। ये कहाँ आते हैं? सेंटर में। ठीक है, मध्य में। फिर उसके बाद 13 से लेकर 18 तक हमारे पास आते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये एक्सट्रीम राइट में होते हैं पीरियोडिक टेबल के। ठीक है, मैंने बताया भी था एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, मेटल्स। पी ब्लॉक में आपको वैरायटी मिलती है नॉन मेटल, मेटल्स एंड मेटलॉइड्स की। ठीक है, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल, ऐसे नॉन मेटल, मेटलॉइड्स एंड मेटल। ठीक है, बट ज्यादातर आपको यहाँ पर नॉन मेटल देखने को मिलते हैं। तो कलेक्टिवली जब हम मेटल से नॉन मेटल की तरफ प्रोसीड कर रहे होते हैं तो बीच में पढ़ते हैं डी ब्लॉक। होता है ना कि एक जंगल से दूसरे जंगल जाना है, बीच में नदी आ गई नदी को पार करना है, तो डी ब्लॉक एक तरीके से वही काम कर रहे हैं। तो ये बीच में पढ़ते हैं, तो इसी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज में काफी ज्यादा चेंज हमें देखने को मिलता है और चेंज को हम बोलते हैं ट्रांजिशन, इसीलिए हम इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। फिर इन्हीं के अंदर, ठीक है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं, बट क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं होती और हम पीरियोडिक टेबल को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, उसे खराब नहीं करना चाहते, इसीलिए हम उसको नीचे 2 हॉरिजॉन्टल रोज में दिखा देते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर जो है 2 पीरियड्स आते हैं। पहले पीरियड्स को हम कहते हैं लेंथेनॉइड और दूसरे पीरियड को हम बोलते हैं एक्टेनॉइड। ठीक है, और क्योंकि हमारे एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स प्यारे से ये ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर आते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इन्हें क्या कहा जाता है? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, तो आई थिंक आपको एक छोटा सा बेसिक आइडिया मिल गया है कि क्या हमारे पास किस तरीके से हमने एलिमेंट्स को बांट रखा है। अब इसका रीजन क्या है, क्यों हमने एलिमेंट्स को 118 एलिमेंट्स को ब्लॉक में बांटा है? ये हमारी कन्वीनियंस के लिए ही है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं बोलूं कि क्या कहते हैं, आपको राहुल के घर जाना है। ठीक है, तो अब आप बोलोगे राहुल के घर जाना है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बट राहुल कहाँ है? मैं कहूंगी राहुल इंडिया में रहता है। तो इंडिया कितना बड़ा है? ठीक है, आप पूछोगे अच्छा इंडिया में रहता है, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, बट कौन से स्टेट में रहता है? मैं बोलूंगी हरियाणा में रहता है। ठीक है, फिर आप पूछेंगे हरियाणा भी, ठीक है, चलो इतना स्पेसिफिक हो गया, बट वी नीड मोर डिटेल। हरियाणा में कहाँ पे रहता है? ठीक है, मैं कहूंगी गुड़गांव में रहता है। फिर आप पूछेंगे अच्छा चलो गुड़गांव भी पता चल गया, अब गुड़गांव में कहाँ रहता है? ठीक है, ऐसे मैं पूरा एड्रेस नहीं बता दूंगी, पर कहने का मतलब ये है कि राहुल की अगर आपको डिटेल चाहिए तो यू नीड दैट स्पेसिफिक वैल्यू कि भाई अच्छा गुड़गांव है तो गुड़गांव में कौन सा एरिया, मान लीजिए फॉर एग्जांपल सेक्टर 4 में रहता है। ठीक है, मैं सेक्टर 4 में नहीं रहती ठीक है, मैडम बहुत चालाक है तो मैम को पता होता है कि एड्रेस क्या बोलना है। ठीक है, तो कहाँ पे है? सेक्टर 4 में रहता है।
अब सेक्टर 4 में भी कहाँ रहता है? अब सेक्टर 4 में भी आप जाके ढूंढोगे तो सेक्टर 4 में इस गली के अंदर रहता है, ठीक है। अब मान लीजिए आप उस गली में घुसे और कोइंसिडेंटली वहां पर 3 राहुल रहते हैं, ठीक है, तो कौन से राहुल को पकड़ना है? तो कहने का मतलब ये है कि आप एक एलिमेंट के बारे में इतनी डिटेल याद करो, ठीक है। अब हमारे पास 118 एलिमेंट है, अगर मान लीजिए हमारे पास 118 राहुल होंगे तो हम कितना डिटेल याद करेंगे, समझ रहे हो? मतलब दिमाग खराब हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोगों ने मतलब साइंटिस्ट लोगों ने क्या देखा कि ऐसे उनको डिवाइड कर दो कि एस ब्लॉक एलिमेंट उनको कहा जाएगा जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में आता है, ठीक है। फिर डी ब्लॉक एलिमेंट उनको कहा जाएगा जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में आता है। फिर पी ब्लॉक एलिमेंट्स उन एलिमेंट को कहा जाएगा जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में आता है। एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स उन्हें कहा जाएगा जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में आता है। तो इस तरीके से उनको बांट दिया कि भाई ये एक इनकी कैटेगरी हो गई, ठीक है, कि ये कैटेगरी हो गई कि जैसे हम गुड़गांव की बात कर रहे हैं, करनाल की बात कर रहे हैं, पानीपत की बात कर रहे हैं, सोनीपत की बात कर रहे हैं, तो हमने क्या कर दिया, उनको कैटेगराइज कर दिया कि भाई हाँ, अब जब भी हमें सोनीपत के बारे में पढ़ना है तो हम वहां के चीजों से डील करेंगे, जब हमें पानीपत के बारे में पढ़ना है तो हम वहां से डील करेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से हमारी कन्वीनियंस के लिए हमने उनको ब्लॉक्स में डिवाइड कर रखा है। अब आपको आइडिया तो लग ही गया, एस ब्लॉक का मतलब जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में आए, डी ब्लॉक एलिमेंट का मतलब जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में आएगा, पी ब्लॉक का मतलब जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में आएगा, एंड एफ ब्लॉक का मतलब जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में आएगा, ठीक है। तो एक एक करके हम इन ब्लॉक्स के बारे में पढ़ेंगे और शुरुआत हम लोग कहां से करेंगे? शुरुआत हम करेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट से, ठीक है। तो करें स्टार्ट? ओके, करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो आता है एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। अब मैं 2 बार ऑलरेडी बता चुकी हूँ, थर्ड टाइम बोलकर मैं आपको बोर नहीं करना चाहती। तो देखिए क्या बोला है इन्होंने कि ऐसे एलिमेंट जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है? एस ऑर्बिटल के अंदर, इन देयर आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल, दे आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स की जब हम बात करते हैं, इसके अंदर 2 ग्रुप्स आते हैं। कौन कौन से? ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ठीक है। जब हम बात करते हैं ग्रुप 1 की, ग्रुप 1 को आप कैसे याद रख सकते हैं? है, ली, ना, का, रबड़, किसने फाड़ा। अब ये नहीं जाके किसी का रबड़ फाड़ दो, ठीक है। तो हाइड्रोजन पे मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगी। हाइड्रोजन जो है ना वो एनॉमलस बिहेवियर शो करता है। हाइड्रोजन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज ग्रुप 1 से भी मैच करती है और हाइड्रोजन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज ग्रुप 17 हैलोजन से भी मैच करती हैं, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं ग्रुप 1 की, क्योंकि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है और इसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो मैंने यहाँ पर लिख तो दिया है, बट जब मैं बात करूंगी एस ऑर्बिटल में कि जैसे एस ऑर्बिटल के अंदर ग्रुप 1 आ रहा है और ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं अल्कली मेटल्स, तो हाइड्रोजन को एल्कली मेटल नहीं कहा जाता, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, हाइड्रोजन को हम एल्कली मेटल नहीं कहते। हाइड्रोजन एनॉमलस बिहेवियर शो करता है, ग्रुप 1 की प्रॉपर्टी भी शो करता है, ग्रुप 17 की भी शो करता है। तो इसीलिए ना आप देखना भी 11th में आपको हाइड्रोजन नाम से अलग चैप्टर भी पढ़ाया जाता है। अगर वो एस ब्लॉक में एल्कली मेटल जैसी प्रॉपर्टी शो कर रहा होता तो उसको यहीं पे निपटा दिया होता, क्यों इतनी मेहनत करके उसके लिए एक अलग से चैप्टर बनाया जाता, ठीक है। समझ रहे हो बात को? तो ये आपका अल्कली मेटल नहीं कहलाता। बस मेरे को आपको एक तरीके से राइम याद करवानी थी, तो मैंने इसलिए यहाँ पर लिख दिया। क्या है, ली, ना, का, रबड़, किसने फाड़ा, ठीक है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, ठीक है। अगर हम बात करें ग्रुप 2 एलिमेंट्स की, तो ग्रुप 2 एलिमेंट्स को कैसे याद रखेंगे? बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप रोए, ठीक है। कई लोग इसको ऐसे भी बोलते हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। आप जैसे कंफर्टेबल हैं वैसे याद कर सकते हैं। मेन चीज है कि आपको पता होना चाहिए, बाकी उससे फर्क नहीं पड़ता कि क्या बोल रहे हो, ठीक है। किसी को सुनाना थोड़ी है। ये जो एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इन्हें हम क्या कहते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब ऐसा नहीं है कि देखिए मन किया और साइंटिस्ट लोगों ने इनका नाम ऐसे ही रख दिया। इनके नाम रखे जाने के पीछे रीजन होता है। क्या रीजन होता है?
कि जैसे अगर हम ग्रुप 1 एलिमेंट्स की बात करें तो ये बहुत ही अच्छे वाटर सॉल्युबल बेस बनाते हैं, और जो वाटर सॉल्युबल बेसेस होते हैं उन्हें हम एल्कलीज कहते हैं। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, एल्कली मेटल्स, कि ऐसे मेटल्स जो वाटर सॉल्युबल बेस बनाते हो। आपने देखा भी है, लिथियम देखिए LiOH बनाता है, सोडियम NaOH बनाता है, पोटेशियम KOH बनाता है। LiOH फिर भी ना सुना हो, 9th-10th में NaOH और KOH तो हम सुन ही लेते हैं एसिड बेस रिएक्शन करते समय, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम इन पर आए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ठीक है, ये सब जो हैं ये अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं ऑक्साइड्स की फॉर्म में, और इनके ऑक्साइड्स भी वाटर के साथ रिएक्ट करके वाटर सॉल्युबल बेस बनाते हैं, ठीक है, और इसी वजह से इनको भी हम क्या कहते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अगर हम लास्ट में देखें, ये जो लास्ट वाला हमारा एलिमेंट है, ठीक है, ये है फ्रांशियम, और ये क्या है आपका रेडियम। रेडियम का तो आपने नाम भी सुना होगा, जब मेले वेले में जाते हैं, बैंड वगैरह खरीदते हैं, या आर्चीज की गैलरी पे भी आप जाते हैं तो आपने देखा है कि बहुत सारे हमें गिफ्ट्स या बैंड्स ऐसे देखने को मिलते हैं जो अंधेरे में चमकते हैं, है ना, ग्रीन ग्रीन। टी शर्ट्स भी आपने देखा होगा, जब आप मूवीज वगैरह में, डिस्क वगैरह में जाते हैं तो लाइट होती है, हेयर बैंड चमक रहा है, ड्रेस चमक रही है, टी शर्ट चमक रही है, शूज चमक रहे हैं, है ना, येलो येलो ग्रीन ग्रीन सा, तो वो रेडियम ही होता है। तो अगर हम बात करें ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एलिमेंट्स के लास्ट वाले एलिमेंट्स के बारे में, फ्रांशियम और रेडियम के बारे में, तो दे आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जो डीके करते रहते हैं, डिग्रेड होते रहते हैं और रेडिएशन एमिट करते हैं, और ये काफी ज्यादा हार्मफुल पाए जाते हैं, ठीक है। जब भी हम प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, एस ब्लॉक के बारे में आप इन डिटेल जब पढ़ोगे एस ब्लॉक चैप्टर में क्लास 11th के ही, तो वहां पे आप जब भी कलेक्टिवली प्रॉपर्टीज पढ़ोगे ना, तो आप कभी भी इनको, फ्रांशियम को और रेडियम को इंक्लूड नहीं करोगे, इनको छोड़ के आप कलेक्टिवली अदर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी पढ़ते हो, ठीक है, इनको अलग से पढ़ा जाता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। अगर हम बात करें जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये ना पेपर में आती है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है एस ब्लॉक एलिमेंट की, वो क्या होती है, NS1 से 2 तक। अब ऐसी कॉन्फ़िगरेशन इनको क्यों कहा गया है, ये इसकी है एस ब्लॉक की जनरल। ग्रुप 1 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सब में 1 1 पाया जाता है, और ग्रुप 2 के अंदर सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 पाया जाता है, ठीक है। तो अब जब हम ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को कलेक्टिवली एस ब्लॉक के रिस्पेक्ट में रेफर करके बता रहे होते हैं, तो हम उसको क्या कह देते हैं, NS1 से 2 तक, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, थोड़ा सा मैं जगह बना देती हूँ। आपने सुना होगा कि हमारे पास मैजिक नंबर्स होते हैं। मैजिक नंबर्स किसको कहा गया है, 2, 8, 18 एंड 32। ये क्या है, ये हमारे मैजिक नंबर्स होते हैं, मैजिक जादू नंबर्स, जादू वाले नंबर्स होते हैं ये, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1, तो हम कैसे इसको ऐड करते हैं, 2, 8, 8, 18, 18, 32, ठीक है। तो हाइड्रोजन का 1 है, 1 में 2 ऐड कर दीजिए। लिथियम का क्या हो गया एटॉमिक नंबर, 3 में अब ये 3 आ गया, इसके अंदर 8 ऐड कर दीजिए, ठीक है। 8 में 3 ऐड किया, 11, एटॉमिक नंबर 11। तो एटॉमिक नंबर भी आपको ऐसे याद हो जाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन भी मैं अभी आपको बता दूंगी। पोटेशियम है, ठीक है। अब एक बार आप 8 ऐड कर चुके, एक और बार 8 ऐड करिए, 11 में 8 ऐड किया, 19। तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19। रूबीडियम में कितना ऐड करेंगे, 18। तो 19 में जब आप 18 ऐड करेंगे तो 37 आएगा, ठीक है। मेरे को तो पता है, बट फिर भी मैं आपको ऐड करके दिखा रही हूँ। तो 9 और 8 को ऐड करिए, 17, और यहाँ पे कितना आ गया, 37, ठीक है। फिर 37 के अंदर फिर से 18 ऐड करेंगे, तो देखिए 8 और 7 कितना हो गया, ये आपका हो गया 15, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ गया, 55। तो सीजियम का कितना होता है, 55। फ्रांशियम की अगर बात करें, फ्रांशियम में कितना ऐड करेंगे, 32 ऐड करिए, कितना आ गया, 87। तो इसका कितना होता है एटॉमिक नंबर, 87। इस तरीके से आप बेरिलियम का भी निकाल सकते हैं। अब लिथियम, ठीक है, लिथियम के बाद आता है बेरिलियम, तो एटॉमिक नंबर हो गया 4, ठीक है। अब इसमें क्या ऐड करेंगे, 8, कितना हो गया, 12। इसमें कितना ऐड करेंगे, 8, कितना हो गया, 20। फिर इसमें कितना ऐड करेंगे, 18, कितना हो गया, 38। फिर बैरियम के अंदर आप 38 ऐड करेंगे, सॉरी बैरियम
हाँ 38 प्लस में 18 करेंगे, 8 और 8 16 और एक ये 5 56। रेडियम के अंदर हम 32 ऐड करेंगे, कितना हो गया 8 और 8 कितना आ गया 88। इनके बाद ही जस्ट ये आते हैं, तो आप यहाँ से भी देख के लिख सकते हैं कि हीलियम के बाद बेरिलियम आ रहा है तो 4, सोडियम के बाद मैग्नीशियम आ रहा है 12, पोटेशियम के बाद कैल्शियम आ रहा है 20, रुबीडियम 37 के बाद स्ट्रॉन्शियम 38, ठीक है, सीजियम के बाद 55, बैरियम आ रहा है 56 और फ्रांशियम 87 के बाद आ रहा है रेडियम 88। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। अगर सिर्फ आपको ग्रुप 2 के ही मान लीजिए स्ट्रॉन्शियम का निकालना है तो आप ऐसे बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए करके और मैजिक नंबर 288 18 18 32 इस सीक्वेंस से आप ऐड करके देख सकते हैं। वैसे भी अगर एटॉमिक नंबर याद कर सकते हो बिना इसकी हेल्प के तो बहुत ही अच्छी बात है, तब तो उससे बढ़िया तो बात ही क्या है। ठीक है, बट ये तब है कि अगर आपको याद नहीं हो रहा तो आप इस तरीके से भी आंसर को निकाल सकते हैं। क्लियर है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं एक ना कॉन्फ़िगरेशन और बता देती हूँ। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन देखो कैसे निकाल सकते हो। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई 1s1। लिथियम की हो जाएगी 2s1, यहाँ से आपको क्वांटम नंबर बढ़ाते हुए चलना है। सोडियम की हो जाएगी 3s1, पोटेशियम की हो गई 4s1, रुबीडियम की हो गई 5s1, सीजियम की हो गई 6s1 और फ्रांशियम की हो गई 7s1। ठीक है, इसी तरीके से बेरिलियम की आप निकाल सकते हो। ठीक है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 4 होता है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हैं हम 1s2 2s2 और बेरिलियम आता भी किसके बाद है, लिथियम के बाद आता है। तो इसमें कितने होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2s2, मैग्नीशियम का 3s2, इसका 4s2, 5s2, 6s2 और 7s2, ये इनकी कॉन्फ़िगरेशन है। तो आप देख भी सकते हैं इसमें s में सब में 1 1 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे s में सब में 2 2 इलेक्ट्रॉन है। इसीलिए हम जो इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, ns मिटा दी क्या मैंने, मिटा दी शायद। ठीक है, तो हम जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, ns 1 से 2 तक। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, फिर हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं एस ब्लॉक की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो देखिए इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है। सबसे पहला होता है कि दे आर सॉफ्ट। मैंने मार्कर कहाँ रख दिया, 1 मिनट। रेड मार्कर मेरा फेवरेट मार्कर है, ऐसा नहीं है। ठीक है, दे आर सॉफ्ट मेटल्स हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ये काफी ज्यादा इन नेचर सॉफ्ट मेटल होते हैं, बहुत हार्ड मेटल नहीं होते। हार्ड मेटल जो है वो डी ब्लॉक में मिलेंगे आपको। ठीक है, तो एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं ये सॉफ्ट मेटल होते हैं और इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा नहीं होता। देखो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है ना, वो इस पे डिपेंड करता है कि इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब क्योंकि मेटल है, मेटल के एटम दूसरे मेटल के एटम के साथ क्या करते हैं, मेटालिक बॉन्डिंग बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं आयरन की, Fe की, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए Fe की या मैग्नीज की ले लो, ये डी ब्लॉक के हैं। ठीक है, मैं फिर यहाँ पे एस ब्लॉक से लिंक करूंगी, ये डी ब्लॉक के हैं। मैग्नीज में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5 एक एटम के पास, तो दूसरे एटम के पास भी 5 होंगे। ऐसे इसके पास भी 6 बन गए, ऐसे इसके पास भी 5 होंगे, ऐसे सबके पास 5 5 होंगे। तो ये क्या करेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा। ठीक है, और क्या बनाएगा, अराइज करेगा मेटल मेटल बॉन्डिंग। और जितना ज्यादा मेटल का एक एटम दूसरे एटम के साथ जुड़ा रहेगा मेटल मेटल बॉन्डिंग बना के, तो क्या होगा, आपको उतना ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा उन बॉन्ड को तोड़ने के लिए कि भैया खच 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 हट जा, टूट जा। ठीक है, क्योंकि अब हमें मेल्ट करना है या बॉयल करना है। बट अगर हम बात करें किसकी, एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, तो इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1। अगर हम ग्रुप 1 की बात कर रहे हैं, ग्रुप 2 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 2। मेटालिक बॉन्डिंग भी क्या बनाएगा, या तो 1 या 2। एक बॉन्ड तो या 2 बॉन्ड को तोड़ना कोई बहुत मुश्किल काम है नहीं, कम टेम्परेचर पे टूट जाएगा। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी आपको कैसे दिखाई देंगे, कम। ठीक है, समझ में आया। तो सॉफ्ट भी इसलिए होते हैं ये, जितना ज्यादा
एक नेबरिंग एटम के साथ बॉन्ड बनाते हैं ना, मेटल मेटल बॉन्डिंग जितनी ज्यादा रहेगी उतना ज्यादा हार्डनेस आएगी। अब जो मेटालिक बॉन्डिंग ही नहीं है, बेचारों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही वैलेंस शेल में 1 या 2 है, तो काहे की मेटालिक बॉन्डिंग और काहे का हार्डनेस। ठीक है, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा नहीं होता, सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्टी। दे हैव लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते किसको है, फिर ही तो समझ पाओगे कि लो कैसे होती है ना। देखो आयोनाइजेशन एंथैल्पी हम किसको कहते हैं, सबसे पहले तो इसको हम आइसोलेटेड गैसियस एटम के अंदर स्टडी करते हैं। आइसोलेटेड इंडिविजुअल गैसियस एटम लेंगे, सॉलिड लिक्विड नहीं लेते, क्योंकि वहां पे और भी फोर्सेस होती है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। गैस में हम पार्टिकल जो है हमारा इंडिविजुअल पड़ा होता है, वहां पे हम इसको स्टडी करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सोडियम है, एटॉमिक नंबर 11। ठीक है, अभी मैं शेल से ही बना के समझा रही हूं आपको, ताकि आपको एक बात जल्दी से समझ में आ जाए। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, 4 5 6 7 8, और थर्ड शेल के अंदर एक और इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अगर मैं बात करूं इन 11 इलेक्ट्रॉन में से कौन सा इलेक्ट्रॉन है जो लूजली बाउंडेड है न्यूक्लियस से, तो आप क्या कहेंगे, भाई ये बाहर वाला दूर है, और अंदर के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होकर एक शील्ड बना रहे हैं, शील्डिंग इफेक्ट शो कर रहे हैं। शील्डिंग इफेक्ट नहीं देखा है तो मेरी वीडियो शील्डिंग इफेक्ट पे मैंने बना रखी है, देख के आओ, बहुत अच्छा टॉपिक है, समझ आएगा तुम्हें। तो ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं इससे। अब ये न्यूक्लियस का जो इफेक्ट है इस इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा नहीं लग रहा, एक तो डिस्टेंस दूर है, और ऊपर से अंदर वाले इलेक्ट्रॉन ने क्या कर लिया, अट्रैक्ट होकर एक शील्ड बना ली, परत बना ली। बल्ब के ऊपर अगर एक चद्दर रख दोगे तो क्या रोशनी उतनी तेज निकलेगी जितना कि बिना चद्दर के आपको दिखाई देगी? नहीं ना, फर्क पता चलेगा। तो सेम चीज यहां पर है, यहाँ पे न्यूक्लियस अट्रैक्ट तो कर रहा है इस इलेक्ट्रॉन को, पर उतना नहीं कर रहा जितना कि इनको कर रहा है। समझ में आया? क्योंकि डायरेक्ट पास है, कांटेक्ट में है। अब ये अट्रैक्ट होके एक चद्दर सी बना रहे, एक शील्ड सी बना रहे हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो उसका इफेक्ट बाहर लगने से रोक रहे हैं। चलो अब क्या होगा, अब आते हैं आप किस पे, आयनाइजेशन एंथैल्पी। हम कितनी एनर्जी इसको दें, ठीक है, हम कितनी एनर्जी इसको दें कि ये अपना लूजली बाउंडेड एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में से निकाल दे। ठीक है, सोडियम को आयोनाइज करने के लिए मुझे जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसको मैं क्या कहूंगी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर है इतनी बात? अब देखो, अब सोडियम का केस डिस्कस करते हैं। एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन 281। इसमें इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है और इसे करना कितना है, 8। 7 इलेक्ट्रॉन इसे कहीं से मिल नहीं सकते। अकलमंदी का काम ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है कि भाई तू निकल ले, ठीक है, और मैं स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लूंगा, नियॉन वाली। तो ये तो खुद ही, ये तो वो वाले सीन हो गया पिक्चर में जब होता है ना कि कोई कॉमेडी मूवी देख रहे हैं हम, कोई आता है मारने के लिए, ठीक है, कुछ डाकू वाकू आ गए पैसा लूटने के लिए, और फिर हम कह रहे हैं अरे रुको ले लो, खुद ही दे देते हैं। तो ये सीन है यहाँ पर, क्या एनर्जी दे रहे हैं हम इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, बट ये कह रहे हैं रुक जाओ मैं खुद ही निकाल दूंगा। क्योंकि मुझे स्टेबल होना है। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, ऐसे आप मान लो एक मैग्नीशियम का ले लो, ग्रुप 2 का ले लो, उसमें भी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, तो वो जल्दी से लूज कर देता है। तो कम एनर्जी देने पे ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर रहे हैं, तो इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा नहीं पाई जाती, ठीक है, तो कम होती है। फिर है दे आर वेरी रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, और भाई इतने रिएक्टिव होते हैं कि ये अपने इंडिविजुअल फॉर्म में तो मिलेंगे ही नहीं, ऑक्साइड की फॉर्म में या किसी और चीज के साथ ये रिएक्ट करके कंपाउंड की फॉर्म में हमको मिलते हैं। ऐसे नहीं होता अच्छा कि भाई हमने खुदाई करी सोडियम मेटल मिल गया, नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है, किसी ना किसी के साथ मिलते हैं हमें। एंड रेडिली फॉर्म यूनिवैलेंट एंड बायवैलेंट आयन। यूनिवैलेंट कौन बनाते हैं, एल्कली मेटल्स हमारे प्यारे से, और बायवैलेंट कौन बनाते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ग्रुप 1 वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो 1 प्लस चार्ज आएगा। और एल्कलाइन अर्थ मेटल में वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा +2 का चार्ज आएगा। तो ये क्या करते हैं, सिंगल प्लस चार्ज या सिंगल वैलेंसी और 2 वैलेंसी वाले आयंस बनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दे एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। मुझे समझ नहीं आता ये वाला पॉइंट, बच्चों को क्यों नहीं समझ में आता, अभी देखो, अभी बताते हैं। कुछ नहीं है इसमें,
बस एक चीज होती है समझना, ध्यान से सुन लेना एक बार में तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले तो ना ये समझ लो कि रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन कहते किसको है। जब तुम्हारे पास यही टर्म्स क्लियर नहीं होती ना तो दिक्कत आती है, आसान आसान सी चीजें मुश्किल लगने लगती हैं। देखो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतनी बात क्लियर है, ठीक। ये तो हो गए प्रोसेस के नाम। अब आ जाते हैं जब हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट का नाम सुना, LIC एजेंट, ठीक है, या कोई भी एजेंट, पॉलिसी एजेंट, भाई ये पॉलिसी ले लो, पॉलिसी के बारे में पता है, प्रमोशन करेगा, तो जो हेल्प करे आपको, ठीक है, जो कोई भी बंदा जो हेल्प करे किसी चीज के लिए वो उस चीज का एजेंट। ऑक्सीडेशन करवाने में जो बंदा हेल्प करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिडक्शन कराने में जो पर्सन या जो बंदा हेल्प कर रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट। इतनी बात क्लियर है। अब इसको अपने केमिकल्स पे लगाते हैं। हमने कहा कि हमारे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स बहुत ही अच्छे, बहुत ही तगड़े रिड्यूसिंग एजेंट होता है। कैसे? देखो हमें इतनी बात तो पता है ना कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इतना तो हमें पता है। कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 281। ये कहेगा, ये सोचेगा 7 इलेक्ट्रॉन क्या कहीं से मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते। क्या करूं? एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता हूं। इसने क्या किया? स्टेबिलिटी गेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, बन गया 28। अब ऐसा तो है नहीं कि इलेक्ट्रॉन प्यारा सा हमारा हवा में पड़ा रहेगा, आराम से बैठेगा, पॉपकॉर्न खाएगा। नहीं, दूसरा कोई भी एटम जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वो डेफिनेटली उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला है। ठीक है। अब क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन 287। ये कहेगा आइला मुझे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए था और वो मुझे यहां से मिल गया। अब मैं क्या कर लूंगा? रिडक्शन प्रोसेस कर लूंगा, स्टेबल हो जाऊंगा। इसने इलेक्ट्रॉन निकाला है बाहर, ऑक्सीडेशन करा। इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इसने अपना रिडक्शन किया। यहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है ना, इसी इलेक्ट्रॉन को तो एक्सेप्ट किया है इसने। तो ये कौन सा प्रोसेस शो कर रहा है? ये रिडक्शन। और ये अपना रिडक्शन तभी करवा पाया जब सोडियम ने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला। अगर सोडियम इलेक्ट्रॉन निकालता ही नहीं, क्या इसका रिडक्शन हो पाता? नहीं हो पाता। इसका रिडक्शन करवाने में सोडियम ने मदद की है अपना इलेक्ट्रॉन देके कि भाई ले रिडक्शन कर तू आज तो। ठीक है। तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया है इसको ताकि इसका रिडक्शन हो सके। तो ये क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि हेल्प कर रहा है किसी का रिडक्शन प्रोसेस करवाने में। समझ में आया? खुद इलेक्ट्रॉन देकर। तो इसी तरीके से जितने भी हमारे एल्कली मेटल्स होते हैं जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है या 2 है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, दूसरा कोई गेन कर लेता है, उनका रिडक्शन हो जाता है। इसीलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन की वजह से कोई अपना रिडक्शन करवा पा रहा है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ देम इम्पार्ट कैरेक्टरिस्टिक कलर्स टू द फ्लेम। ये भी आप पढ़ेंगे कि भाई ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, वापस जब ये आते हैं एनर्जी रेडिएशंस को एमिट करते हैं। ठीक है। और जब ये रेडिएशंस को एमिट करते हैं तो एनर्जी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आपने पढ़ा था वो प्लैंक्स में कि E=h होता है और फ्रीक्वेंसी की जगह हम c/λ पुट कर देते हैं। तो एनर्जी में और वेवलेंथ में रिलेशन होता है इनवर्सली का। तो जिस भी रेडिएशन, जो भी रेडिएशन ये एमिट कर रहे जिस भी एनर्जी की, उसके रिस्पेक्ट में कुछ वेवलेंथ होती है और उस वेवलेंथ के हिसाब से हमको कलर दिखाई देते हैं। हम कौन से रीजन में देखते हैं? विजिबल रीजन में, जो कि हमारा स्प्लिट होता है विबग्योर के अकॉर्डिंग। वेवलेंथ होती है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। कई बुक में आपको 750 भी मिलेगा, परेशान होने वाली बात नहीं है। ठीक, भी एनर्जी फेंकी उसके हिसाब से जो भी वेवलेंथ आ रही है, वेवलेंथ के हिसाब से हमको कलर दिखाई देते हैं। इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, वहां पे पता चलता है अगला हमने स्टेबिलिटी खो दी, नीचे आएंगे। जब नीचे आएंगे एनर्जी को बाहर एमिट करेंगे, क्योंकि जहां पे आना है उसी की एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है। तो एनर्जी एमिट करेंगे, उस एनर्जी के हिसाब की जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ के हिसाब से हमको कलर दिखाई देता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
ये पढ़ोगे आप एस ब्लॉक के अंदर इन डिटेल। मैं अभी थोड़ा जाना नहीं चाहती क्योंकि अभी हमारी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स चल रही है, ठीक है। हम एस ब्लॉक नहीं पढ़ रहे कि हम डूब जाएं उसके अंदर। दे मोस्टली फॉर्म आयनिक कंपाउंड एक्सेप्ट लिथियम एंड बेरिलियम आयन। मोस्टली जितने भी हमारे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो आयनिक बॉन्ड तो बनना लाजमी है ही, ये बात आपको पता ही है, ठीक है। तो ये आयनिक बॉन्ड बनाते हैं और जो पहले मेंबर होते हैं दोनों ग्रुप के, जैसे लिथियम और बेरिलियम, ये थोड़ा सा अलग बिहेव शो करते हैं। और उसका रीजन क्या होता है? कैटायन का छोटा साइज। अकॉर्डिंग टू आर फजान रूल, प्यारा सा फजान रूल क्या कहता है कि कैटायन का साइज जितना ज्यादा छोटा होगा उतना ज्यादा वो कोवेलेंट कैरेक्टर लेकर आएगा, उतना ज्यादा वो पोलराइजेशन करवाएगा, ठीक है। बेटर रहेगा कि मैं यहाँ पे ना बता के फजान रूल पे जब टॉपिक बनाऊंगी, ठीक है। मैंने फजान रूल पे आई थिंक बना भी दिया है टॉपिक, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप फजान रूल पढ़ना, आपके 11th के ही चैप्टर नंबर 4 में आता है, छोटा सा टॉपिक है, पढ़ना जरूर, आपको काफी मदद करेगा कॉन्सेप्ट क्लियर करने में, ठीक है। मैंने एक अलग से फजान रूल पे वीडियो बना भी रखा है शायद, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आप लोगों का कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।